वेलकम टू द शो नाजरीन। खबर है में आरफ हमीद भट्टी साहब है मेरे साथ और जनाब तैयब मलिक साहब। नाजरीन, इस मुल्क के 70-80% लोगों की एक ही स्वीट डिश है, एक चाय की प्याली और उसमें 2 चम्मच। औकात हमारी ये है कि हम उसमें भी वारदात करने से बाज नहीं आते। आज चश्मकुशा रिपोर्ट आई, इस पर हम बात करेंगे। बहुत से बातें, डबल खाते, टैक्स इवेजन और ना जाने क्या क्या है, इस पर तो बाद में हम तफसील में जाएंगे। सेल्स टैक्स में वारदात, इस पर इसकी सजा क्या हो सकती है और किस तरीके से तेज़ी से ये रकम रिकवर हो सकती है, ये बुनियादी नुक्ता है आज हमारे प्रोग्राम का, जिस पर हम बात करेंगे। और क्या वज़ीर आज़म के मशीर अपने असासे ज़ाहिर करेंगे, इसके साथ साथ अगर टाइम मिला तो ये भी देखेंगे। वो एक और रिपोर्ट, ये रिपोर्टों का मौसम है। 24,000 अरब के कर्जे कौन खा गया और वो किस किस ने उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मामला था और वो किधर गए, और इमरान फारूक कत्ल केस जो है वो भी अब अपने अंजाम के करीब आ रहा है। तो क्या अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं, अगर यहाँ उन्हें सज़ा हो जाती है तो आसानी होगी जो इल्ज़ामात हैं उन पर, यहाँ पर जो जराइम मुबैना उन्होंने की हैं इंग्लैंड में, क्या हम उनको पकड़ सकेंगे या नहीं? भट्टी साहब, पहले तो इस रिपोर्ट पर आ जाते हैं। क्या इन लोगों को अल्लाह ने क्या नहीं दी साहब? ये अरबपति, जहाज़ों पे बैठने वाले, ये गरीब आदमी के मुंह से एक चीनी की चम्मच भी चोरी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, गुजारिश है कि उन्होंने कहा 10 से 12-13 रुपये हर महीने को किसकी जेबों से निकलते हैं? आम शहरियों की। अगर एक मिल ऑनर अरबों रुपए कमाता है तो एक गरीब आदमी सैकड़ों रुपये खोता है। आपकी सवाम के सैकड़ों खो के अपने अरबों रुपये बनाते हैं। एक तो मैं इमरान खान साहब को काबिल तहसीन है, उनका बहुत बड़ा स्टेप है जो इन्होंने ये एक अच्छा स्टेप किया। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, एतजाज अहसन साहब हमारे साथ है। एतजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। एतजाज साहब, आपने ये चीनी स्कैंडल की फोरेंसिक कमीशन की रिपोर्ट देखी होगी, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? किसी को सजा या पैसे की रिकवरी मुमकिन है? पहली तो बात यह है कि मैंने भट्टी साहब देखी नहीं है, मीडिया पे जो इसकी रिपोर्ट आ रही है वही सुनी है। मेरे हाथ में उसकी कापी नहीं आई कि मैं अपनी तौर पे कह सकूं, पर मीडिया पे अक्सर जो इत्तेफाक है वो चंद पहलुओं पे है जो कि बड़े ही खौफनाक किस्म के पहलू हैं। बहुत सारे मामला तो ऐसे हैं जो दुनिया सारी जानती थी, कोई छुपी ढकी छुपी नहीं थी बात के। मिल ओनर जो है किस अंदाज से, और मैं खुद एक शुगर केन ग्रोइंग फार्मर हूँ, किस तरीके से फार्मर को धोखा देता था और नुकसान पहुंचाता था। मसलन अगर गन्ने की मिल जब चल रही है, सीजन है गन्ने का, तो 1.5 किलोमीटर दूर लंबी कतार लगी होती थी, उससे ज्यादा भी कई मिलों पे, और गन्ने के ट्रकों की और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लदे हुए। और जब कोई 1-1.5 दिन के बाद इंतजार के बाद 1-1.5 दिन इंतजार के बाद किसी किसान की बेचारे की ट्रॉली गेट तक पहुंच ही जाती थी, तो जो केन इंस्पेक्टर था मिल का, वो इंस्पेक्ट करके उसको रद्द कर देता था कि ये गन्ना सूख गया, तुम्हारा गन्ने में सुक्रोज कंटेंट नहीं है, यानी इतनी चीनी नहीं है जितनी हमें चाहिए और जितनी मिल की मशीनरी चला सकती है और निकाल सकती है, तो आपका ये रद्द किया जाता है। वो बेचारा अपना गड्ढा लेके, अपना रेड़ा टांगा लेके, वो अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेके दिल बर्दाश्ता वापस चलने लगता है, और जाते वो सोच रहा होता है कि अब इसका मैं ईंधन ही बनाऊंगा और तो कुछ नहीं बनेगा। घर जाते तक ये बिल्कुल सूख गया होगा कि पहले नहर के पुल पे उसको एक एजेंट मिलता है जो होता है मिल का एजेंट है, और जो उसको कहता है कि तू गन्ना जो जाया करेगा तू आधी कीमत पे मुझे बेच दे। वो 180-82 की फिक्स कीमत जिसको मिल ने 140 रुपए पे देना था, अगर वो ले भी लेती जाली CPR के तहत, केन परचेज रिसीट जाली CPR के तहत, वो अब 100 रुपए 90 रुपए पे बेच के किसान चला जाता है और वो मिल में सीधा जाता है। तो इस किस्म की बातें तो मिलें आम कर रही थी और आम शिकायत होती थी, रोज शिकायत होती थी
और पुलिस उनके साथ होती थी, कोई उनको पकड़ने वाला मिलों को कोई था नहीं। और किसान बेचारे के लिए प्रॉब्लम और मसला ये होता था कि जहाँ मिलने शुगर मिलने शुरू हो जाए वहाँ मुतबादल क्रॉप का भी गुंजाइश नहीं रहती। एतजाज साहब, जैसे आपने फरमाया कि आप लगता है इससे ज्यादा हमसे ज्यादा इन्फाम है, किसानों के साथ रोजे अव्वल से नाइंसाफी हो रही थी। इस फोरेंसिक कमीशन के बाद क्या उन लोगों जो किसानों से नाइंसाफी करते रहे उनके खिलाफ कोई लीगली कार्रवाई हो सकती है? जी हो सकती है। ये तो केन एक्ट 1936 के तहत भी हो सकती है। ये तो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत 420 जैसे सेक्शन हैं, वो भी हो सकती है। ये उसके अलावा ज्यादा अहम सेक्शन है जो कि इस पे डील करते हैं, सिर्फ चीटिंग का नहीं, चोरी का और किसी से धोखाधड़ी का, किसी को धोखाधड़ी से उससे माल बना लेने का। फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट के तहत भी सजाएं हैं। तो सजाएं तो बहुत हो सकती हैं। एतजाज साहब, मैं सईद काजी बोल रहा हूं। मेरा सवाल आपसे ये है, सईद काजी अर्ज कर रहा हूं। मेरी बात हुई अभी डॉक्टर इकरामुल हक साहब से। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल प्रोसीजर तो हो, लेकिन पहले इनकम टैक्स के जो इन्होंने लॉज, इन्होंने डबल खाते मेंटेन किए, उसके सबूत लगाए हैं रिपोर्ट में। ये जो है वो टैक्स इवेजन करते रहे हैं, सेल्स टैक्स इवेजन की है, 250% तक इनको जुर्माना हो सकता है। तो क्या ये दुरुस्त नहीं है कि पहले इनको प्यूनिटिव एक्शन ले, पनिश करे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और फिर इन्हें अदालतों में लेके जाया जाए? आपकी क्या राय है? मैं आ रहा था, आपने सुना होगा मेरी जब आपने बात फरमाना शुरू की तो मैं यही कह रहे लगा था कि फिर FBR के इख्तियारात हैं, FIA के इख्तियारात हैं। FBR इनसे तमाम वो डबल बुकिंग जो है, दो नंबर बुक्स किताबें बनाने का रिकॉर्ड पे और इनकी आमदन के सारी तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। पर ये दोनों एक दूसरे के लिए एक्सक्लूसिव रेमेडीज नहीं है, दोनों बैक वक्त भी चल सकती हैं और बैक वक्त चलनी चाहिए। ये कोई रियायत की बात नहीं है। इसमें एक चीज मैं आपको अर्ज करूं, एक बहुत बड़ा एक वाज़ेह डाका मिसाल के तौर पे, इसमें जिसका मुझे नहीं नजर आया, कमीशन मैंने देखी नहीं है रिपोर्ट, पर किसी मीडिया वाले ने अगर वो बात हुई होती तो साफ उठाई होती। कमीशन की नजर से एक बहुत बड़ा जुर्म जो इन्होंने किया है, जो प्रूव हुआ है, जिसके बारे में अदालतों का फैसला है, वो इन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज ही किया लगता है। इत्तफाक फैमिली ने चार अपनी मिलने शेखुपुरा से, साहिवाल से, पाकपतन से उठा के नट बोल्ट खोल के उनकी मशीनरी जाके कॉटन बेल्ट, जनूब के कॉटन बेल्ट में जहाँ सिर्फ कॉटन होनी चाहिए, गवर्नमेंट कॉटन इनकरेज करती है, वहां जाके लगाई 4 मिलें। वो एक हबीब बकास थी, एक इत्तफाक शुगर मिल थी, 2 और थी, अभी जहन में आ जाती। 4 शुगर मिलें वहां जाके लगा ली। वहाँ उनके खिलाफ रिट हुई कि ये कॉटन एरिया में नहीं लगा सकते, यहाँ कुपास है, कुपास बेहतर फसल है, कुपास ज्यादा मुलाजमतें देती है, क्योंकि कुपास के जरिए फिर पहले धागे की मिलें, बनौले की मिलें शुरू होती हैं, फिर धागा बनता है, फिर धागे से स्पिनिंग मिलें बनती हैं, हजारों की मुलाजमतें होती हैं। स्पिनिंग से कॉटन मिल्स बनती है जहाँ कपड़ा बनता है धागे से, फिर फिनिशिंग मिल्स बनती हैं और आती हैं, फिर इसकी एक्सपोर्ट होती है। एतजाज साहब, मैं टाइम थोड़ा कम है, मैं माजर चाह रहा हूँ, ताहिर मलिक बोल रहा हूँ। मैं आपसे एक बड़ा बुनियादी सवाल करना चाह रहा हूँ। आप पाकिस्तान की सियासत का 40-45 साल से हिस्सा हैं। मेरा आपसे सवाल है कि आपने शुरू में कहा है कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सबको पता था, तो क्या ये पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में थी वो कमीशन क्यों ना बना सकी, फिर नून आई वो कमीशन ना बना सकी? ये एक पहला सवाल है। दूसरे का मेरा इसका हिस्सा ये है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक शरीफ फैमिली भी शामिल है, जहांगीर तरीन साहब का भी नाम आ गया है,
काफ लीग भी आ गई है, सारी पार्टीज़ का नाम आ गया। तो मुख्तसर आप पाकिस्तान की सियासत पे इस कमीशन का क्या असर देख रहे हैं? मैं पहले ये जरा मुकम्मल कर लूँ 2-3 और जुमले, क्योंकि ये इसका तो बना बनाया केस है। इस मैटर में पहले आयशा मलिक साहबा ने, जस्टिस आयशा मलिक ने, जब और कोई जज देने को तैयार नहीं था, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे और नवाज शरीफ वजीर आजम थे, उन्होंने ये हुक्म दिया कि ये मिलें यहाँ से रिमूव हुई जाए, नट्स एंड बोल्ट से खोल के, और शेखुपुरा और साहिवाल में उसी जगह लगाई जाए, उसी प्लिंथ पे जहाँ से उठाई थी। और उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी करप्शन की। उसके बाद डिवीजन बेंच में अपील की इन्होंने, मिल वालों ने, और मंसूर अली शाह साहब और शुजात अली खान साहब ने, 2 जजों ने, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने इनको अपहोल्ड किया। फिर इन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील डिसमिस हुई। फिर साकिब निसार साहब के वक्त इन्होंने रिव्यू पिटीशन की, रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस हुई। आज तक इनकी वो मिलें खोल के या इनको ये मजबूर करने को कोई तैयार नहीं, जब 4 आधा अदालतों का फैसला ये हो चुका है और फैसले में ये लिखा है कि ये प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर खुद इसके जिम्मेदार हैं, ये उन्होंने लिखा है। और ये करप्शन है, ये फेवरेटिज्म है, ये अकरबा परवरी है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये मैं आपकी नजर में लाना चाह रहा हूँ। आप प्लीज इसको टेकअप करें अपने किसी दीगर प्रोग्राम में, वो जब वो केसेस निकलवाएं, वो फैसले आयशा मलिक साहबा का और सुप्रीम कोर्ट के फैसले, और वो ये पूछें कि ये क्यों नहीं। अच्छा, ये इत्तेदाद साहब, आप बड़े अहम इंकशाफात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ने, डबल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट से, फिर कौन सी ऐसी ताकत है कि कमीशन को भी नजर नहीं आई और उन मिलों को हाथ भी नहीं डाला और गैर कानूनी काम जारी है? क्या हुकूमत इतनी कमजोर है, इस शुगर माफिया के आगे बेबस है? तो ये माफिया के आगे बिल्कुल बेबस है। और आप देख लें, इतना बड़ा केस, मुकदमा, जो केस सुप्रीम कोर्ट तक और कंकरेंट फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट, किसी अदालत ने कोई इख्तलाफ नहीं किया, ऊपर की अदालत ने, नीचे की अदालत, सबसे बड़ी अदालत ने रिव्यू पिटीशन में ये कहा कि ये अपने नट्स एंड बोल्ट खोल के और मशीनरी फौरन वापस लेके जाएं, और वापस उसी जगह लेके जाएं जहां से उठाई थी, क्योंकि वहां के किसानों के इन्होंने पैसे दिए बगैर। वो किसान पैसे मांगते हैं, उनके बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब, आपने हमें बहुत कीमती वक्त और बहुत कीमती इंफॉर्मेशन दी, और एक इंतहाई अहम डायमेंशन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभी तक अमल नहीं हो सका, और ये क्या है सिलसिला। और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे ये करते क्या थे, इनके डबल खाते थे, ये टैक्स एवेजन कैसे करते थे, गवर्नमेंट को खाते और दिखाते थे, इनके अपने खाते अलहदा हैं। और एक बात जो मैं भट्टी साहब से और अपने दोस्तों से पूछूंगा कि सियासत में ये पैसा क्या करता था और ये कैसे बचते रहे अब तक, इस पे बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हैं मामले खुसूसी जनाब वज़ीर आज़म साहब के शहबाज गिल साहब। शहबाज गिल साहब, वेलकम टू दी शो। पहले तो हम तीनों की तरफ से मुबारकबाद कबूल करें, कम से कम इनके चेहरों से नकाब तो उतरा। अब हमने ये देखना है कि इसमें क्या सजाएं होती हैं। और अभी जो हम लीगल राय ले रहे थे, उनका ये कहना है कि फौरी तौर पर एफबीआर को मुतहरक किया जाए, इन पर प्यूनिटिव एक्शन लेके सजाएं करके, और इसके साथ क्रिमिनल एक्शन भी कर दिया जाए, ताकि इकोनॉमिक स्पेस भी मिले और सजा का अमल भी शुरू हो जाए। क्या इरादे हैं एग्जीक्यूटिव के, कैसे प्रोसीड कर रहे हैं आप इस रिपोर्ट के बाद? गिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप दोनों बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है आप दोनों के पास, और बल्कि जर्नलिस्ट मैं इस तरह से कहूँगा कि जैसे भट्टी साहब ने तो बुनियादी रिपोर्टिंग से ऊपर आए हैं, तो जो बंदे ने रिपोर्टिंग की होती है उसे सारी बातों का इल्म होता है, पता होता है खबर बनती कैसे, मसले कैसे हैं। आज भी ये बताया गया और पहले भी बताया गया काबीना में कि इवन यहाँ तक भी बात थी कि जी पंजाब हुकूमत गिर जाएगी अगर इसके ऊपर कोई बात होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो होता है वो हो जाए। एक दफ़ा जो अवाम का एहसास करने वाले, और ये अवाम का 2 तरफ से एहसास है, एक तो आम अवाम, जो मैं एक फ़िक्रा कहूँगा, वो शायद आप मेरे से एग्री करेंगे कि हमारा जो गरीब आदमी है वो चीनी के लिए चाय पीता है। वो चाय इसलिए पीता है कि उसके अंदर चीनी उसने लेके जानी होती, कैलोरीज उसको मिले, तो ये स्टेपल है उनका।
तो आम उस तरफ से भी गरीब आदमी लूटा गया और उसके साथ किसान लूटा गया, क्योंकि रिपोर्ट में वाजे आया कि कुछ मिल्स ऐसी हैं जो 30% तक कम वजन की कटौती करती हैं और कोई उसका फॉर्मूला नहीं है, कोई वजह नहीं है। उन्होंने जब उनके डॉक्यूमेंट्स देखे, उनकी ईमेल्स देखी, तो उनकी मैनेजमेंट की तरफ से डायरेक्शन है कि बस 15%, 20% और ज़्यादा 30% तक वजन की कटौती कर ली जाए। तो इस तरीके से को 30%, ये तो 30% कटौती मैंने कहा जो करते हैं, वजन कम करते हैं, कम तोलते हैं। उसके अलावा 30% शुगर ऐसी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मीन जो गन्ना पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है, उस गन्ने में से अगर 5% गुड़ निकाल लिया जाए, बाकी क्रशिंग वाला निकाल लिया जाए, तो 25 से 30% ऐसा गन्ना बच जाता है जिसका कोई अकाउंट नहीं है। तो बुनियादी तौर पर वो अंडर द टेबल वो क्रशिंग होती है, बगैर उसको किसी डॉक्यूमेंट पे लाए हुए और फिर बगैर टैक्स दिए हुए, बगैर किसी कायदे में लाए हुए वो बाहर बिकती भी है मार्केट में। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये पहली दफा हुआ, ये होता तो हमेशा से आ रहा है। हमारे ये 29 अरब की सब्सिडी थी जिसमें से 27 अरब जो है वो दूसरी हुकूमतों ने दी, 2 अरब हमारी हुकूमत में दी गई। और वो क्यों दी गई, मैं उस टाइम पंजाब में बैठा होता था, मैं आपको बता सकता हूं, मैं इसका ऐनी शाहिद हूं। उस टाइम होता यह था कि किसान सड़कों पर निकला हुआ था कि मिलों वाले उसका मिल चलाकर उसका गन्ना नहीं ले रहे, ये मैं और उनके साथ हम मुज़ाकरात कर रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये आप मिलें चलाएं, और वो कह रहे थे हमारे पास वाफर तादाद में चीनी पुरानी पड़ी हुई है, अगर आप हमें एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं देंगे तो हम मिल नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास पिछला स्टॉक पड़ा हुआ है, हम कैसे चला दे मिल। अच्छा जी, एक्सपोर्ट की इजाजत दे देते हैं, नहीं जी, एक्सपोर्ट की इजाजत देंगे तो बाहर चीनी की कीमत ज्यादा है और पाकिस्तान के अंदर चीनी की कीमत कम है और हमारी लागत ज्यादा है। बाहर चीनी की कीमत कम है लेकिन हमारी लागत ज्यादा है, इस वजह से हम नहीं कर सकते, हमें सब्सिडी दें तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम पंजाब हुकूमत ऐसे मखमसे में फंसी हुई थी क्योंकि कोई होमवर्क नहीं था, कोई होमवर्क नहीं था, तो उनको सब्सिडी देनी पड़ी मजबूरन उस टाइम। अच्छा शहबाज साहब, एक तो आपकी हुकूमत को मुबारक कि आज से पहले किसी ने इतने बड़े माफिया को हाथ डालने की कोशिश नहीं की। हम तनकीद भी करते हैं लेकिन अच्छे काम की। अब ये बताएं, आप कह रहे हैं कि यहां तक धमकी आई कि पंजाब हुकूमत टूट जाएगी या खत्म कर दी जाएगी, आपको भी धमकियां मिली। क्या आप समझते हैं इस रिपोर्ट के बाद सुना है कि ये भी डिस्कशन हुई है कि क्रिमिनल केस भी करवाए जाए? ये मुमकिन है कि इन लोगों के खिलाफ जो जिम्मेदार हैं क्रिमिनल केस हो और लूटा हुआ माल वापिस आए? इस किस्म की हुकूमत की पॉलिसी रखते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब? देखिए, आज जो रिपोर्ट में वहां पे डिस्कशन हुई वो किसी पर्सनैलिटी को डिस्कस नहीं किया गया। पहले मैं ये बड़ा वाजे बता दूं, हाँ ये जरूर डिस्कस हुआ कि किसके किस मिल में कितने शेयर हैं, लेकिन जो डिसीजंस हुए, जो बड़े बड़े डिसीजंस हुए इस रिपोर्ट आने के बाद, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला डिसीजन ये हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बिल लाया जाए। जो भी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करना चाहता है वो साइन करे, एक डिक्लेरेशन जैसे पूरी दुनिया में होता है। उसके बाद दूसरा ये आया कि जितने भी मुआवनीन खसूसी हैं या एडवाइज़र हैं, हम लोग जितने भी हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करते हैं, हम तमाम लोगों के जो असासे हैं वो डिक्लेयर हों और पता हो लोगों को कि हमारे पास पब्लिक ऑफिस में आने से पहले क्या पैसा था और बाद में क्या है। ये दूसरी चीज़ हुई। तीसरी चीज़ ये हुई कि जितने भी रेगुलेटर थे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ आपकी इतला के लिए कि जो कंपटीशन कमीशन है उसने 27 अरब के जुर्माने किए, जो कि कम किए असल में, लेकिन चलें 27 अरब के जुर्माने किए, और रिसीव कितने किए पिछले 10-15 साल में? 3 करोड़ रुपया, 3.5 करोड़ रुपया। अच्छा, और रेगुलेटर जितने भी हैं, जैसे एफबीआर का एक इंस्पेक्टर जो है उसका काम है कि वो वहां बैठा और शुगर मिल में वो वहां होते ही नहीं है। इसी तरीके से केन कमिश्नर है, उन्होंने अपना काम ही नहीं किया, ना सिंध में, ना पंजाब में, ना कहीं पे, और ये पिछले 20 साल से ऐसे ही चल रहा है क्योंकि इदारे शरीफों ने और जरदारी साहबान ने इदारों को इसीलिए तोड़ा था कि इदारे उसके बाद ना तहकीक कर सकें ना इंटरवीन कर सकें। अच्छा, तो रेगुलेटर की ऊपर जिम्मेदारी है और उनको रिफॉर्म किया जाए। मैं बता दूं, पहले मोटे मोटे जो डिसीजन हुए बता दूं, दो बातें और रह गई। उसके बाद जो भट्टी साहब बात कह रहे हैं, मैं 1 मिनट में, जो भट्टी साहब बात कह रहे हैं कि क्या क्रिमिनल केसेस, तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने शहजाद अकबर साहब के जुम्मे, जो बैरिस्टर शहजाद अकबर हैं मुआवने खसूसी बाय एहतसाब के, कि आप देखेंगे इनमें से कौन सा केस FIA को जाएगा, कौन सा नैब को जाएगा, किसके ऊपर क्रिमिनल मुकदमा बनेगा, किस पे क्या बनेगा, वो तमाम चीजें जो हैं वो फाइंड आउट करके और उन अदारों को भेजी जाएं ताकि वो उसके ऊपर अगली कार्रवाई करें। और अच्छा। उसके आगे फिर उन्होंने सैयद फखर इमाम साहब को कहा कि एक ओवरऑल एग्री पॉलिसी भी बनाएं
कि पाकिस्तान में गन्ना काश्त हो रहा है, काटन को तबाह किया जा रहा है, जो बात हो रही है बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं, जो गन्ना काश्त हो रहा है, ज्यादा काश्त हो रहा है, काटन तबाह हो रही है, इसको भी हम किस तरीके से अपनी प्रायोरिटीज को अच्छा गिल साहब, वक्त का मैं माफी चाहता हूं। अभी अभी एक जहांगीर तरीन साहब की ट्वीट मेरे सामने है और वो कहते हैं, आई एम शॉक्ड एट द काइंड ऑफ फॉल्स एलिगेशन लेवल्ड अगेंस्ट मी। I have always run a clean business. All Pakistan knows I always pay full price to my growers. I do not maintain 2 sets of books. I pay all my taxes, etc. etc. अब ये आपकी पार्टी का एक बड़ा अहम सुतून रहे हैं और इल्ज़ाम तो है इन पर। इल्ज़ाम एक ये भी अभी मेरी बात हो रही थी कि जो ये खुद गन्ना मुबैना तौर पर ग्रो करते थे वो दिखाते थे कि ये खरीदा गया है। क्या आपकी पार्टी में कोई हलचल होगी? ये क्लेम भी कर चुके हैं कि देयर आर मेनी डजन्स ऑफ एमपीज जो इनके हाथ में हैं। गिल साहब देखिए, एक बात तो मैंने आपको पहले ही वाजे की, इस सवाल से पहले आपको एक चीज वाजे की कि आज भी वहां पर किसी पर्सनैलिटी पे, किसी शख्सियत के ऊपर डिबेट नहीं हुई, डिस्कशन नहीं हुई, और ना ही हमें किसी एक पर्सनैलिटी या एक शख्सियत पे ये सारी चीज लेके जानी चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि जब भी किसी कौम ने कोई चीज़ बेहतरी की तरफ जानी होती, इसमें अब जिस तरह से बिजनेस की यहाँ प्रैक्टिसेस चल रही थी, उसमें तरीन साहब का कसूर तो नहीं है कि वो ये प्रैक्टिसेस ऐसे चल रही थी। उन्होंने 10 साल, 15 साल, 5 साल पहले मिल लगाई होगी। ये तो पिछले 20, 25, 30 साल से ये निज़ाम तोड़ा गया और ख़राब किया गया। तो इसलिए हमने अगर आगे बढ़ना है तो ये एक बेहतरीन शुरुआत है, निज़ाम को ठीक करने की अपॉर्चुनिटी है। हमारी कौम का प्रॉब्लम ये कि यहाँ हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ हमें सब कुछ चाहिए। ताहिर मलिक बोल रहा हूँ मैं। आपने बड़ी अच्छी बात की सिस्टम की। पहले आई मस्ट अप्रिशिएट, इससे ग्रेट अपना काम आपने किया है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान में अवाम दोस्त काम नहीं हुआ। ये मैं एज ए सिटीज़न बात कर रहा हूँ। मगर मेरा क्वेश्चन है, जब तक आप मिल लगाने की, चीनी बनाने को लाइसेंस देंगे, मुनापली करेंगे, तो पॉलिटिकल ब्राइब वैसे रहेगी। मेरी एक सिंपल सजेशन है जिसमें मैं आपका कमेंट चाह रहा हूँ, आप हर बंदे को ये इजाज़त दे दें, जो चाहे चीनी बनाए, गन्ना ले, तो ये मसला तो ये इस सिस्टम को आप रख के इसको हल नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये जो सजेशन दे रहा हूँ कि आप ये लाइसेंस ख़त्म करें, आप सारे पाकिस्तानी को इजाज़त दें, जो चाहे गन्ना ले, चीनी बनाए। भारतीय पंजाब में ऐसे होता है, वहाँ ऐसा मसला नहीं होता। ये मलिक साहब आपकी बहुत अच्छी सजेशन है, ये आज कैबिनेट में भी डिस्कस हुई। ये इमरान साहब से कह दीजिएगा, मेरा नाम भी ले लीजिएगा। बल्कि जी मैं मजाकन कहा। जी हाँ, जी गिल साहब बात मुकम्मल करें। जी मैंने ये कहा कि जी आज ये कैबिनेट में भी डिस्कस हुई और कैबिनेट में जो हमारे इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं हमाद साहब, उन्होंने ये भी कहा, ये भी बड़ा वाज़े बताया कि इसको प्रूव करना इसलिए ज़रूरी था कि इसमें 3-4 बड़ी अहम चीज़ें। एक तो इसमें सब्सिडी इन्वॉल्व है, इसमें लाइसेंस इन्वॉल्व है, इसमें गरीब आदमी का स्टेपल है, ये कोई आम इंडस्ट्री नहीं है, ये स्टेपल है और ये बड़े पैमाने पे इसमें सब्सिडी इन्वॉल्व है। इसलिए ये वाली जो इंडस्ट्री है इसके ऊपर ख़ास हमें पॉलिसी बनानी चाहिए और पॉलिसी बनेगी। आप जैसे फ़खर इमाम साहब को कहा कि आप एक ओवरऑल फूड की बनाएं कि हमने क्रॉप्स किस तरीके से लगानी, कौन सी लगानी है। और दूसरी, जैसे आपने कहा, बिल्कुल ये सजेशन भी कुछ दोस्तों ने दी और दी जानी चाहिए मजीद भी, और इस पर डिबेट भी होनी चाहिए और फैसला भी एक होना चाहिए कि क्यों लाइसेंस करके हमने चंद लोगों को इसकी मोनोपोली दी हुई है। मैं यही बात आपसे मलिक साहब कर रहा हूं कि ये रिपोर्ट जो है ये एक शुरुआत है। इसने पहली दफा वो जंजीरें तोड़ी हैं जो माफिया में जकड़ी हुई थी, जिन जंजीरों में अब आगे बेहतर डिसीजन लिया जा सकते हैं। फिर भी टाइम आपसे लेते रहेंगे और एक बार फिर मुबारकबाद। कम से कम हम ये तो कह सकते हैं, इमरान खान ने कुछ और किया ना हो या ना किया हो, बहुत से चेहरों से नकाब उतार के अब सामने रख दिया है। अब देखते हैं इस पे आगे चल के क्या कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। बहुत शुक्रिया गिल साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसमें हिस्से में हम देखेंगे कि इन्होंने थोड़ा सा जिक्र करेंगे कि इन्होंने वारदात की क्या है और किस तरह से की है। इंसान दंग रह जाता है इस दीदा दिलेरी पर। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, जो हमने गुफ्तगू तो की है, मोटे मोटे वो इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं। पहली बात तो ये कि इसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, इसकी पैदावारी जो लागत है वो 38 रुपये थी, जो 57 रुपये दिखाई जाती थी। और इसके बाद ये तो ज़्यादा साहब ने बता ही दिया कि गन्ना कैसे ख़रीदा जाता था। उसके बाद दोहरे खाते रखे जाते थे। दोहरा खाता क्या कि एक खाता अपने लिए, एक खाता टैक्स की। इसमें ये क्या जुर्म करते थे? इसमें से टैक्स की चोरी, इनकम टैक्स की चोरी, इसमें मुबैना तौर पर सेल्स टैक्स की चोरी, ये इन पर इल्ज़ाम है। इसके अलावा जो भट्टी साहब हमने और बातें की हैं इसमें
मैं और भी देख रहा था यहाँ पे, बहरहाल आप गुफ्तगू का ओवर एडवाइसिंग, अंडर एडवाइसिंग, हर किस्म का। चलिए ठीक है, माफी चाहता हूँ, वजीर आला पंजाब का नाम है मौके पे निकला है, ये उन्होंने दी है। अब इस पे बात अगर करो इन्हें, लेकिन आज प्रोग्राम का टाइम खत्म है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का क्या रोल था, किसने नाम निकाला, एन मौके पे रिपोर्ट में कब हुआ? अच्छा नाज़रीन, लोग रातों रात अरबपति कैसे होते हैं, फिर हमें गिले शिकवे करते हैं। मलक साहब एक धमाका बताए, इतना बेबस लाचार आदमी अरबपति कैसे हो गया? गरीब आदमी की कहानी सुनाता हूँ, उसका नाम है उमर शहरियार। ये भाई हैं खुसरो मुख्तियार साहब, सके भाई हैं। और ये 7 साल पहले उमर शहरियार किसके भाई हैं? खुसरो मुख्तियार साहब जो इस वक्त इमरान खान साहब की कबीना में, अब आप इससे पहले वो काफ लीग में भी रह चुके हैं, नून में भी रह चुके हैं। अच्छा, काफ और नून लीग में खासी जमातें रह चुके हैं। मैं छोटे से गरीब आदमी की कहानी सुनाऊं। ये उन लोगों ने बताया जिनके 7 साल पहले ये लाहौर में हैं, तो उन्होंने कहा यार मुझे यहाँ को घर दफ्तर बना ले दो। तो उन्होंने कहा आप तो इतने आपके भाई अमीर हैं। उन्होंने कहा हम अमीर लोग नहीं, मुझे किराए पे ले दो। और इनका काम क्या था, ये रेंटल बिजनेस करते थे, किराए प्रॉपर्टी ना किराए पे बेचते थे। अल्लाह ताला ने रहम इन्होंने किया भाई, क्योंकि इनके वजीर थे, ये अल्लाह को पता है, सिस्टम को पता है। इन्होंने 2 अरब रुपए पंजाब बैंक ने इनको क्रेडिट दिया कि आप गरीब बंदे हैं, चले आप एक शुगर मिल लगा लें। 7 साल में भट्टी साहब, जो बंदा रेंटल कारोबार करता था, दूसरे शहर से लाहौर आया, किराए पे दफ्तर लिया, और वो अभी तक वो मालिक का नाम भी मुझे पता है जहाँ पे उन्होंने दफ्तर लिया। 7 साल में 3 शुगर मिलें बन गई। लो तो आप हमें तरक्की भी नहीं करने देते। कादी साहब, एक तो शहबाज शरीफ की 10 भैंसे थी, वो अरब हो गए। ये खुसरो मुख्तियार के भाई साहब जिन्हें आज कमीशन फॉरेंसिक ने तरीके से बेगुनाह कर दिया। वो कह रहे हैं कि इतने अरसे में 3 मिले, आप भी बना ले। आप एक खबर तो ये है कि जो उनके खिलाफ नैब में इंक्वायरी है, वो मुल्तान से लाहौर उसकी आमद हो चुकी है। ये खुसरो मुख्तियार साहब, आप उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंस है, आप 4 मिले क्यों नहीं बता सके? आप क्यों नहीं माफिया का हिस्सा बनते? भट्टी साहब अब क्या अर्ज करें हम, मगर सवाल ये है कि उन पर एक इंक्वायरी अभी है, और वो इंक्वायरी आगे क्यों नहीं बढ़ रही हमारे? अच्छा मलक साहब, आपने इनसाइड इंफॉर्मेशन दी, इतना कुछ आपको पता चल गया। खुसरो मुख्तियार कितनी मिले हुई? 3 मिले 7 साल शुगर मिले मतलब है मिल, इसको नहीं कहते कि 2 कागज पकड़ लिए। तो ये आज फॉरेंसिक कमीशन को तो ये नजर ही नहीं आया कि आईसेट वीक हो गई। आपको पता है इनका जब सीजन आता है तो इनका प्रॉफिट 5 से 10 करोड़ अ डे होता है। यार इतने गरीब लोग हैं, 5 से 10 करोड़, इतने गरीब लोग हैं ये। मतलब कादी साहब, मैं माफी चाहता हूँ, अगर ये बात फैक्ट्स हो तो हमारी तो वो क्या नाम है आजकल, वाजिद ज़िया साहब जितने ईमानदार है, ये कैसे? अच्छा, एक दो पॉइंट भी हैं। इसी कमीशन में असद उमर साहब पेश हुए थे कि भाई आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी, उस पर खामोशी है। इसी कमीशन में वजीर खुराक पंजाब, इसी कमीशन में वजीर आला पंजाब मुतमिन नहीं कर सके। नंबर 1 और चीज़, और सिंध का CM आया ही नहीं है, वो सारे किधर गए? नाज़रीन, इमरान खान का बहुत बड़ा मार्का है, वजीर आला को कैसे बचाया गया, शरीक के जुर्म ना होते। असद उमर को एंड पे पतली गली से किसने कहा निकल दे भाई, बड़े से बता ही दें। और 3 सरकारी अफसरों को कैसे बचाया गया। बाकी कादी साहब के पास ज्यादा खबरें हैं, मैं ये पूछे ना भट्टी साहब से, ये क्या बात हुई? खौफनाक खबर देखो यार, अब आप मामला ये है, इतनी बड़ी खबर जाया कर रहे हैं। मेरी अर्ज सुन, देखें ये एक गिलास खाली और भरे हुए का मामला है। नहीं भट्टी साहब, थोड़ी सी खबर मेरी अर्ज सुने। मैं एक बात आपको बताऊं कि ये लोग जिनकी हम ये मीनार थे कामयाबी के, इनकी हम टीवी पे प्रोग्राम होते थे, जैसे मेरा भाई दोस्त करते हैं, वो एक दिन फलां के साथ, एक दिन, ये बड़े लोग थे और हमें बताया जाता था ये है लोग, ये है जिंदगी गुजारने का तरीका, ये है वो कामयाबी के वो मीनार। जब मुलम्मा उतरा तो लगा कि ये तो चोर चकार है, इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो मैंने नहीं बनाई, सरकार ने बनाई है। और नाज़रीन, जब तक हमारी इन जैसे लोगों के हाथ में है, जिल्लतें ही मिलेंगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब अगर इनके चेहरे बेनकाब हुए हैं तो इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल तक भी पहुंचेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।